23 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। थोड़ा डिले हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कारणवश अपरिहार्य कारणों की वजह से नहीं हो पाया था। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो ये सारे हैं, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है सेकेंड फेज ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। ठीक, तो रूरल एरियाज़ में लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस अपना चालू करें। ठीक है, और फिर जो है लोगों को जॉब ढूंढने की जगह जॉब देने की कोशिश करें। तो जॉब क्रिएटर्स बनाने के लिए रूरल एरियाज़ में ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट जो है सेकंड फेज़ का भी चालू किया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने पार्टनर, भैया ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है तो किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तो सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप करी और दूसरा फेज़ जो है लॉन्च कर दिया। इसमें स्किल ट्रेनिंग जो है, कौशल का विकास करना है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। ठीक, फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो भारत कर रहा है, लेकिन ट्राइबल से जो जनजातियां हैं उनमें से लोग ना रह जाएं पीछे, तो उनको भी ट्रेनिंग दो, उनको भी स्किल्स उनकी बढ़ाओ, ताकि वो भी जॉब क्रिएटर्स बन सकें। भारत की जो ग्रोथ की स्टोरी है उसमें वो कहीं पीछे न रह जाए। ठीक, इसी को समावेशी बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तभी होगा क्योंकि सबको लेके चलेंगे, तभी जो है सस्टेनेबल होती है कोई भी सक्सेस। तभी तो अपने जो है चैनल का नाम भी है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। अगर कोई एक भी तबका छूटेगा तो फिर वो बाद में परेशान करने लगेगा। तो सबको साथ में लेके चलो, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, और देखो एक चीज़ ये भी है, अकेले स्टडी सेल्फ स्टडी वाला जो है टाइम गया, तो वो पहले होता था। अब कलेक्टिव स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि आपको ये भी पता चलता रहता है भैया एक हेल्दी कंपटीशन है, लोग कितना क्या किस तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन किस लेवल का है, वो नहीं जानोगे खुद में। अगर आप करते रहोगे तैयारी तो जो आप करोगे वो आपके लिए तो बेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या कंपटीशन बीट कर सकते हो आप? उस लेवल की तैयारी है, आपको पता भी है वो चीज़, तो कलेक्टिव स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही जो है बेसिक था अपना ये नाम रखने का भी। एनएसडीसी ने एम किया है 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश और झारखंड में इनको स्किलिंग की जाएगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात में किया जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं उन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को उगाया है, मतलब लेके आए। ठीक, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता, सिंगापुर ने क्या कहा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो होमोसेक्सुअलिटी को रोकने वाला एक क्लॉज था 377A, हम उसको हटा दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो शादी है वो हम मैन और वीमेन के बीच में ही जो है मानते हैं। तो उन्होंने ये तो कह दिया धीरे से कि होमोसेक्सुअलिटी वाला हम हटा रहे हैं। ठीक है, 377 जो कि इसको क्रिमिनलाइज करता था। ठीक, भारत में बताइए कौन सा आर्टिकल है, 376 है कि 77 ही है, बताइएगा। ठीक, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़का और लड़की के बीच में ही शादी को जो है मान्य मानते हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया भैया, जो लोग डायरेक्टली मतलब नहीं कहा है कि जिससे ये हो सके कि मैन और मैन या फिर वीमेन और वीमेन जो है शादी कर सकें ओपनली, उसको अभी नहीं जो है मान्यता दी गई है। थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। अगला टॉपिक है नॉन फंजिबल टोकन। अब देखो क्या हुआ, जब ये कोविड है ना, तो लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ चले गए। क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में बड़ा अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं रह सकते। तो लोगों ने इसको जो है अपनाया। कई कंट्रीज़ ने भी इसको जो है क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बना दिया। रिसेंटली आपने देखा इक्वाडोर हो गया आपका, यूक्रेन ने भी कर रखा है, रशिया ने भी कर रखा है। फिर उसके कई सारे निगेटिव भी आए कि टेररिज्म में इसका पैसा लग रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है टेररिज्म फंडिंग हो रही है, टेररिज्म के इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं। और चूंकि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं इसको लीगल टेंडर बनाया जाता है, कोई सेंट्रल बैंक तो ना चलाता है किसी कंट्री की, तो एक ऑनलाइन मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन है आपका, जिसमें आपको वर्चुअल कॉइन्स हैं आपके पास, आप वो चलाते हो। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी का डाउनफॉल हुआ। उसी प्रकार से एक नॉन फंजिबल टोकन, और याद करिए जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी के लिए मैंने बोला था एनएफटी जरूर आएगा, 2021 में बोला था, और ये वाला क्वेश्चन आया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पैटर्न हम लोग देखते रहते हैं, काफ़ी यही एक्सपर्टीज़ है। खुद पेपर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो है खुद पेपर दे के निकाला भी हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ ऐसे बच्चों को उठा लाया जिन्होंने कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो मैंने बोला भी था और ये क्वेश्चन आया भी था।
अब नॉन फंजिबल टोकन ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई एक ट्वीट भी है ना ऑनलाइन डिजिटल रूप में, तो वो ट्वीट भी आप उसको सेल कर सकते हो नॉन फंजिबल टोकन बनाकर, ठीक है। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, ऑनलाइन डिजिटल एक एसेट बन जाएगा, उसको जो है इसको बेच सकते हो। जैसे सलमान खान ने भी अपना NFTs जो है लॉन्च किए थे, तो काफ़ी तेज़ी से ये भी खूब चले। जब क्रिप्टो करेंसी की बूम चल रही थी ये भी चले, क्रिप्टो करेंसी भी गिरे, और अब नॉन फंजिबल, क्योंकि इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं भाई। अगर जैसे पेंटिंग होती है, तो पेंटिंग में कलाकार की अपनी एक उसकी कोई कीमत होती है क्या? नहीं हो सकती। तो लोग जो है, किसी को अच्छा लगता है तो वो भैया 1 करोड़ की ले लेता है, किसी को नहीं अच्छा लगता तो 10 रुपये की कीमत उसकी नहीं है। यही बात है ना। लेकिन फिर भी पेंटिंग आपके सामने छू सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं ना। ये डिजिटल वाले में तो कुछ भी नहीं है यार, खाली अगर मानो तो हाँ है, ना मानो तो ना है। तो ये वाली चीज़ है। तो वहाँ पर क्या है कि NFT भी गिरने लगे, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी। NFT क्या, जो ट्रेडिंग वेडिंग होती थी, लोग खरीद, फिर जैसे मैं अपना NFT निकाल दूँ कि जो है, जो अपनी PDF है या फिर जो वीडियो है उसका भी NFT बना सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन सी नाम से इस तरीके का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आके मैं इसको बेच सकता हूँ। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही जो है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं NFT को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, मैंने खरीदा, आपने बेचा, या जो भी है, ये सब ब्लॉकचेन के उस पर ही जो है स्टोर किया जाता था। ये सारी चीज़ें, कई सारे इसमें जो है आर्ट वर्क, डिजिटल अवतार, एसेसराइज मंकी, ये सब कुछ जो है कॉमनली ट्रेडेड NFTs के नाम भी हैं। तो नाम भी याद रखना, हो सकता है पूछ ले। एसेसराइज बंदर या फिर एसेसराइज मंकी, ये एक प्रकार का NFT है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये कुछ ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब पूछी जाती हैं। रिसेंटली फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पूछी जाती है UPSC में, और उनके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा जब पढ़ना तो ये फोकस करना है। अगला टॉपिक है फेशियल रिकॉग्निशन। अब देखो, दिल्ली में CCTV लगे हुए हैं। CCTV से वो पहचानते हैं भैया कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए उनके डेटाबेस में है, या कोई व्यक्ति जा रहा है रोड पे, CCTV से उन्होंने जो उसके चेहरे को कैप्चर किया, और फिर उस चेहरे को जो है उन्होंने अपने डेटाबेस में मिलाने की कोशिश करी कि क्या उनके डेटाबेस में वही सेम चेहरे का कोई व्यक्ति है क्या। हाँ, अगर व्यक्ति मान लीजिए रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक, और 80% भी अगर रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है, तो वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मानते हैं। दिल्ली पुलिस के से जो है RTI में मांगा गया था, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने मांगा था RTI। उसमें उन्होंने बोला कि FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है, अगर किसी का चेहरा हमारे डेटाबेस से 80% भी मिल जाता है तो हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो भैया इसमें दो कई सारी क्रिटिज़म हो रही हैं कि ये, एक तो ये है कि भैया 100% नहीं है, ठीक, 80% पे ही आप हाँ मान ले रहे हो, ठीक है। तो जुड़वा हम क्या करोगे आप, ठीक है। कोई मान लो जुड़वा है, या फिर कोई किसी तरीके से थोड़ा बहुत भी एक व्यक्ति की तरह लगने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्या वैसे ही मान लोगे क्या? 80% में हाँ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप फेशियल रिकॉग्निशन करके उनका डेटा रख ले रहे हो, तो कुछ आगे उसका क्या उपयोग, दुरुपयोग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा समझने वाली, मतलब आपकी क्या पावर से वो निर्धारित होनी चाहिए ना। आप हर किसी का जो है डेटाबेस बना के रखते जा रहे हो, तो क्या उसका उपयोग करने वाले हो, ये चीज़ कहीं मेंशनड है? नहीं मेंशनड है, तो ये मेंशन होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और फेशियल रिकॉग्निशन क्या है कि चेहरे का जो है स्कैन निकाल के एक तरीके से, और डिजिटल मैपिंग करता है चेहरे का, फीचर्स को आइडेंटिफाई करके उनका जो है चेहरा बनाकर एक 3D फिगर और रख लेता है, ठीक। इसके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो देखो, जैसे मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि चेहरे को हम लोग अपनी एक जो चेहरा है उसका 3D मैप बनवा के अपना जो है मोबाइल रख लेता है, ठीक। ये मोबाइल, लैपटॉप कई जगह अब यूज़ हो रहा है, ठीक। अब जब कभी भी हमारा चेहरा सामने आता है, तो हम वो सिर्फ एक जो उसके पास स्टोर है फेस उससे मैच करके देखता है। अगर 100% निकलता है तो वो जो है मोबाइल या फिर लैपटॉप ओपन कर देता है, सिंपल सा चीज़। तो ये तो 1 to 1 होता है, ठीक, एक ही डेटाबेस में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ कर रहा है दिल्ली वाले, वो है 1 to N, मतलब जो जनता है उसमें से CCTV के थ्रू उन्होंने एक व्यक्ति का उठाया फेस, और उसको N मतलब क्या है कि जो भी उनका पूरा डेटाबेस है ना, उससे पूरे डेटाबेस से जो है सर्च करके देखते हैं, चेक करते हैं। और उसमें मान लीजिए जो व्यक्ति का उन्होंने उठाया फेस CCTV के थ्रू या जैसे भी, तो उससे अगर जो उनका डेटाबेस है उससे अगर मैच हो जाता है 80% किसी एक से भी, तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मान लेते हैं कि हाँ यही वो व्यक्ति है जो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक। तो ये जो है दो तरीके के होते हैं इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक, ये याद रखिएगा, ठीक।
अगला टॉपिक है पराग्वे। पराग्वे में अभी जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस शंकर जी गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो है एक प्रतिमा को अभी अनावरण किया असनसियन पैराग्वे में, जो कि कैपिटल है, सबसे बड़ी सिटी भी है। और उन्होंने जो है वहाँ पर कासा देला इंडिपेंडेंसिया भी विजिट किया। 2 शताब्दी पहले यहाँ से जो है पराग्वे की इंडिपेंडेंस के लिए जो है आंदोलन चालू हुआ था। पराग्वे अगर आप देखो यहाँ पर तो एक ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसी प्रकार से दूसरी लैंडलॉक्ड कंट्री बोलीविया है। ठीक, पराग्वे ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना से टच करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये फाउंडिंग मेंबर है मरकासुर का। मरकासुर क्या होता है भाई साहब? एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ का, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन का भी फाउंडिंग मेंबर है। पराग्वे की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, और लीमा ग्रुप का भी है। ठीक, लीमा ग्रुप जो है आपका वेनेजुएला में जब काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध टाइप की सिचुएशन थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल काफ़ी क्राइसिस था, तो 13 जो है साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ ने मिलकर लीमा ग्रुप बनाया था कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर आना है। ठीक, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस थी, मैपिंग जरूर करिएगा। अगला टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो सर्विसेज, जैसे कि आजकल क्या होता है कि हम यूपीआई के थ्रू हम अपना अकाउंट नंबर कुछ नहीं देते हैं, हम भीम ऐप या फिर फ़ोन पे या फिर गूगल पे का उपयोग करते हैं। वहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं दिया था, कुछ भी अपना एक यूपीआई एड्रेस बना लेते हैं। बस हमारा बैंक होना चाहिए, बैंक जो है मोबाइल से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से, और उस मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, इन सब पे रजिस्टर हो जाओ और वहाँ पर आप अपना एक एड्रेस बना लो, यूपीआई एड्रेस कहलाता है। और बिना कुछ आप जो है अपना अकाउंट एड्रेस ये सब दिए हुए, अकाउंट नंबर ये सब दिए हुए, दिन में 24 घंटे में, 24 घंटे के बाद 24 घंटे, ये मतलब मान लीजिए आज आपने 2 बजे दोपहर में किया तो कल 2 बजे तक, तो जो 24 घंटे में 1 लाख रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक, सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो पैसा। तो ये काफ़ी अच्छा है। डिजिटल जो एक होता है ना कि कैश इकोनॉमी से हमें बाहर निकलना है, 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन किया गया था, विमुद्रीकरण, कई सारी चीज़ें। तो कैश इकोनॉमी को रोकने के लिए बहुत बड़ा ये हथियार आया दुनिया में, सबसे एक मतलब रिवोल्यूशन है समझ लो ये यूपीआई, जिसने कि डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक, तो अभी कुछ न्यूज़ आई थी कि भैया इस पर गवर्नमेंट चार्जेस लगाने जा रही है। अब आपको पता है, मैंने हमेशा बताता हूँ, गवर्नमेंट का रिवेन्यू उनकी इनकम होती है, वही हमसे पैसा लेके वो उसका अच्छे से उपयोग करके हम ही को सर्विसेज देते हैं। ठीक, तो अब ये सर्विसेज काफ़ी अच्छी चल रही है यूपीआई के। तो न्यूज़ कुछ ऐसी आई, अफवाह उड़ी कि कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे, कुछ पैसा आप दोगे तो उस पर कुछ 0.1-0.5% काट लेंगे, ऐसा था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तुरंत जो है उसने कहा कि ऐसा है कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक गुड है, सार्वजनिक जो है वस्तु है, जैसे कि पब्लिक स्कूल होते हैं, ठीक है, पब्लिक रोड होती है, तो उसी तरीके डिजिटल पब्लिक गुड है यूपीआई। ठीक, इस पे हम कोई भी चार्जेस नहीं लगाएंगे। और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है जो यूपीआई, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का है, बैंकों का, जो यूपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर उनको पैसे कमाने हैं तो कोई और रास्ता ढूंढे, यूपीआई पे जो है चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अगला टॉपिक है नाफिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाफिस जो है आपका फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, 2 दिन का भी एक सम्मेलन हो रहा था, नेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रेटजीज, मतलब राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा संबंधित कोई रणनीति पे बातचीत हो रही थी। ठीक, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये नाफिस, तो वहीं पे लॉन्च किया गया नाफिस न्यू दिल्ली में। नाफिस में क्या है, जो लोग भी जो कई लोग का जो है उनके फिंगरप्रिंट लेके रख लिए जाएंगे। ठीक, इसको कंसेप्चुलाइज्ड यानी कि परिकल्पित और प्रबंधित किसने किया है? एनसीआरबी और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो न्यू दिल्ली ने। ठीक, और ये एक जो है कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस है ऑफ क्राइम एंड क्राइम रिलेटेड फिंगरप्रिंट। मान लीजिए कोई क्रिमिनल आया तो उसका जो फिंगरप्रिंट डेटाबेस में रख लिया। ठीक, क्रिमिनल आया मतलब कि कोई जेल वेल गया तो उसका रखते जाएंगे, धीरे धीरे करते करते जो है हो जाएगा। अब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एनालिटिकल जो माइंडसेट है जो आप लोग का होना चाहिए वो ये आया कि फेशियल रिकॉग्निशन हम लोग ने आज पढ़ा, ठीक, और हमने पढ़ा फिंगरप्रिंट का, और ये दोनों चीज़ें हम लोग मोबाइल में कर रहे हैं यूज़। ठीक है ना, करते हैं ना, वहाँ पे हम तो कुछ नहीं सोचते,
भले चाइनीज़ कंपनी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, वहाँ कुछ नहीं सोचते, फिंगर खूब खूब धड़ल्ले से अंगूठा छापते हैं, खूब धड़ल्ले से वहाँ जो है फ़ोटोज़ में दिखा के अपने अनलॉक करते हैं। मे बी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो एक जैम ट्रिनिटी है, ठीक है ना, जनधन, आधार और मोबाइल गवर्नेंस, तो हो सकता है मोबाइल के थ्रू, या हो सकता है हो भी रहा हो ऐसा कि मोबाइल के थ्रू हमारी फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन अभी बिना बताए ऐसा हो रहा हो कि वो लोग ऑलरेडी स्टोर करके रख रहे हों, और या फिर आने वाले टाइम पे हो सकता है ऐसा कि जो कि कहा जाए कि आप अपना फिंगरप्रिंट मोबाइल में ही अपना जो है उस पर दबा दो, हमको मिल जाएगा, अगर तुमको जो भी चीज़ें लेनी है वो सारी चीज़ें होंगी। और ये होगा ज़रूर, अगर मैं इसको अभी सोच पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये ऑलरेडी जो लोग ये काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में हो उसके बाहर हो, वो सब भी ये कर जरूर रहे होंगे, सोच जरूर रहे होंगे। ठीक, तो आपका जो भी है फिंगरप्रिंट के थ्रू ही हो जाएगा। आप जो है अपने मोबाइल पे ही वो कर पाओगे, हर चीज़ में आ गई है ना फिंगरप्रिंट करने का, मोबाइल में ये यूज़ होगा आगे। ठीक, तो हो सकता है यहाँ से डेटा निकालने, क्राइम और क्रिमिनल का जो है मोबाइल, जैसे कोई पकड़ा गया, ठीक, तो उसका जो मोबाइल से उसका फिंगरप्रिंट निकाल के और अपने डेटाबेस से चेक कर लिया। भाई बिल्कुल हो सकता है ये काम, समझ रहे हो? तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर 24/7 अपना यूज़ कर सकते हैं, स्टेट और डेटा सारा कुछ मिला के एक जगह नेशनल पोर्टल पे आ जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का पहला एक स्टेट है भारत वर्ष में कि जिसने अप्रैल 2022 में एक मरे हुए आदमी की पहचान करी थी नाफिस के जरिए। ठीक, क्योंकि वहाँ पे फिंगरप्रिंट उसकी निकाल के चेक करवाई अपने नाफिस में, उसका निकल गया भैया ये कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। फॉर एवर केमिकल्स, देखो पीएफए नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो है अभी एक स्टडी में देखा गया है कि जो भी रेन वाटर आ रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में कई जगहों पे, वो कॉन्टेमिनेटेड है, यानी कि दूषित है पीएफए से। और मतलब इसकी टेंडेंसी ये पीएफए की होती है कि ये वायुमंडल में पानी, जो वर्षा का पानी, उससे और मृदा यानी कि मिट्टी से चिपक के रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा समय तक रह सकता है चिपक कर। ठीक, इसका उपयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पर ये जो है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, स्टेन एंड वाटर रेजिस्टेंस, वो कई सारी चीज़ें देखते हो ना कि वाटर प्रूफ अपैरल है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, फायर फाइटिंग फोम है, और टेकआउट कंटेनर है, इन सब में पीएफए यूज़ होता है। तो पीएफए आप बहुत, हम लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं भैया हर जगह, लेकिन ये जो है आपका काफ़ी टाइम तक रहता है हमारे जो है मिट्टी में, पानी में, एयर में। ठीक, और ये आसानी से टूटता नहीं है नेचुरली, ठीक है, और ज़्यादा समय तक रहता भी है। तो इसीलिए कई सारे लोग, पीपल और एनिमल जो है लगातार इससे एक्सपोज भी हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भैया लोगों का कि प्रजनन क्षमता में कमी ला सकता है ये पीएफए सॉरी। ठीक, तो प्रजनन क्षमता अगर बचानी है तो पीएफए का उपयोग मत करो, लेकिन कब तक नहीं करोगे, हर चीज़ जगह तो यूज़ हो रहा है। डेवलपमेंटल इफेक्ट जो चिल्ड्रन में वो जो है ख़राब हो सकते हैं। इंटरफेरेंस विद बॉडी हार्मोन को बदल सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। ठीक, क्लाउड बर्स्ट, ये मैंने मीन्स जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको दिया भी था एक क्वेश्चन। क्लाउड बर्स्ट की जो है डेफिनीशन जो है वो यहाँ पे समझेंगे। 20 लोग अभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो है मर गए क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की वजह से। ठीक, आकस्मिक बाढ़ या फिर बादल फटने की वजह से मर गए। अब क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? ये एक लोकलाइज्ड है, मान लीजिए पूरा एरिया है, तो किसी एक जगह पर जो है बहुत ही तगड़ी बारिश हो जाए, ठीक है ना, बहुत ही कम समय में, टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर, रेन वाटर, ठीक है, एंड स्पेस, लोकल स्पेस, कम जगह। तो जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन ये कहती है कि 1 घंटे में अगर जगह के 10 बाई 10 स्क्वायर किलोमीटर यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि भैया इस जगह पे बादल फट गया है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। उसी प्रकार से आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और सेम जगह भी कम कर दो, तो अगर आधे घंटे में 50 स्क्वायर किलोमीटर में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर वर्षा होती तब भी हम कह देंगे कि बादल फट गया है भैया, बचो। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला है आपका टॉपिक, इंडिया कट्स टाइम टेकन फॉर डिस्पोजल ऑफ कमर्शियल केसेस बाय 50%। देखो ऐसा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें भारत बहुत अच्छा कर रहा था,
वर्ल्ड बैंक ये निकालता है सूचकांक, तो बहुत अच्छा भारत कर रहा था, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखो अब तुम आगे बढ़ रहे हो तो हम एक काम करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। अब 2021 से वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सूचकांक इंडेक्स निकालना बंद कर दिया है। ध्यान रखना, पहला फैक्ट तो ये है। उन्होंने ये कहा है कि 2020 वाला ही जो है वो आखिरी है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 जो है पैरामीटर होते थे जिसपे कि मापा जाता था कि कौन कितना अच्छा कर रहा है। जितनी कम पॉइंट्स होते थे उतना अच्छा होता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग। कौन कौन से पैरामीटर? डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, लोन लेना, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को जो है प्रोटेक्ट करना, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। अब इंडिया की अच्छी तो चल रही थी रैंक, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपका अनुबंध होते हैं इनको जो है इन्फोर्स करना। ठीक, जैसे अनुबंध हुआ दो कंपनीज के बीच में कि भैया ये चीज़ें होंगी, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं हो पाता था। मान लीजिए कोई वाद विवाद हुआ तो जो है चल रहा है दशकों तक, जो है केस चल रहा, कुछ नहीं हुआ उसमें। ठीक, तो चक्रव्यूह वाली जो चक्रव्यूह चैलेंज इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, वो सबसे बड़ा कारण यही था कि अनुबंध को इन्फोर्स नहीं करा पाते। तो अभी यही बोला गया है कि जो कमर्शियल केसेस हैं इस तरीके के, उसको केसेस में वाद विवाद को 50% तक का, जो पहले मान लीजिए 10 दिन लगते हैं तो अब सिर्फ 5 दिन में ही केस का निवारण हो जाता है। तो इसकी वजह से एनफोर्सिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जिसमें हम पीछे रहते थे, हालांकि अभी सूचकांक खत्म हो गया, लेकिन हम थोड़े ना इसको छोड़ दें, सूचकांक के लिए तो ना सिर्फ काम करते हैं। तो उन्होंने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी अब अच्छा जो है अपना एफर्ट कर लिया है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। 190 कंट्रीज़ में इकनॉमीज़ थी, और चलिए 2003 में चालू हुआ था, थोड़ा सा जो है फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। और ये जो पेड ग्रुप है हमारे, इसकी जो है यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा जानकारी, और कोई फिर भी डाउट आपको होता है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और मोटिवेशनल कोट आज का जो है बड़ा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस, ये बिल्कुल सच बैठता है मेरे ऊपर। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि इधर इतना लोग जो है हेट मैसेज कर रहे हैं, इतना जो है लोग आके जो है उल्टी सीधी बातें कहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। पहले मुझे एकदम लगा कि यार ये क्यों गाली दे रहा है, कि मतलब मैंने ऐसे क्या कर दिया। फिर मैं देख रहा हूँ आके पूछते हैं, फिर ये मतलब बड़े अच्छे बात करेंगे पहले, फिर जो है गाली गलौज करने लगेंगे। तो और उसके बाद जो है जब तक बड़े शातिर हैं, जब तक वो सोचो कि यार लाओ उसके स्क्रीनशॉट, तब तक डिलीट भी कर लेते हैं। मैं पूरा डिलीट करके हिस्ट्री क्लियर, वो क्या होता है, क्लियर करके निकल लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये हमारा मोटिवेशन, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इनको बिना कुछ कहे इनका जो है ऐसा कर दो कि ऐसा कर लें कि यार हम इसको हरा नहीं सकते। ठीक, तो ये वैसे ही यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट है। इसको जितना भी कोई अगर आपको आगे परेशान करे ना, तो आप ये सोचा करो, यही जो है मुझे आगे, ये सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन है कि मुझे रोकने आया, मुझे रोक नहीं पाएगा, मुझे इससे लड़ना नहीं है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसमें इतना अच्छा करना है कि ये जो है परास्त हो जाए, और ये मान ले कि मैं इसको नहीं हरा सकता। ठीक, अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।